नमस्कार। केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना कराने के ऐलान को लेकर अब मैं गांव, देहात, कस्बों में अलग अलग लोगों के बीच, ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या के बीच, जनगणना को लेकर जातियों के बीच जाने की कोशिश कर रहा हूं। देश का आम आदमी इस जातीय जनगणना को कैसे देख रहा है। अलग अलग गांव के लोग, अलग अलग जातियों के लोग। विपक्ष ने बहुत लंबे समय से ये मांग उठा रखी थी और आज मैं बागपत के एक फार्म हाउस में आया हूँ। आप देख ही रहे हैं कितना शानदार फार्म हाउस है और कितनी शानदार ये कुटिया बनी हुई है जिसमें एक चौपाल की तरह लोग इकट्ठा है। शाम का वक्त है, मैंने सोचा यहीं से माहौल क्या है की जानकारी ली जाए। तो विपक्ष ने जिस तरीके से इसको एक मुद्दा बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित तौर पर जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया, उससे देश के लोगों को क्या लगता है और जो समाज का एक्सरे कहने की बात कही जा रही है, वो समाज का एक्सरे जो आएगा उससे किसको फायदा, किसको नुकसान होगा। वैसे जातिगत जनगणना से देश की पूरी जो सामाजिक आर्थिक संरचना है उसका पता चल जाएगा। मोटे तौर पर बागपत को जाटलैंड कहते हैं और ये जाटलैंड अब रहा भी नहीं, क्योंकि जाटों का राजनीतिक प्रभुत्व इस इलाके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ चुनाव में खत्म सा कर दिया और जाट राजनीति के सिरमौर चौधरी चरण सिंह, उनके परिवार के जैन चौधरी, जो उनके पोते हैं, ग्रैंडसन है, वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी में चले गए, एनडीए में अपनी पार्टी के साथ, और वो इस वक्त केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जातिगत जनगणना को आप लोग कैसे देख रहे हैं? जातिगत जनगणना तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और इसका भविष्य में अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि आरक्षण की मांग बार बार उठे। जब जातिगत आंकड़े सही आएंगे तो सभी जातियों को उसका लाभ भी मिलेगा प्रतिनिधित्व करने का। सरकार अच्छा, एक बात, 100% में अगर 300-500 जातियां आ गई तो फिर किसको कितना आरक्षण मिलेगा? नहीं, 100% में तो वो तो सरकार पता नहीं किस क्राइटेरिया से तय करेगी। वो तो सरकार के उसकी बात है सोचने की, वो उसका नियम क्या होगा, क्राइटेरिया कैसे तय करेंगे वो। जातिगत जनगणना उन्होंने क्या सोच के कराई? हम पहले तो जनगणना होती थी, जातिगत जनगणना तो पहली बार हो रही है 1951 में शायद हुई थी, 31 में, अंग्रेजों के जमाने में 31 में हुई थी। और उसके बाद ये पहली बार ही जाति जनगणना हो रही। जनगणना की बात चल रही थी, जाति जनगणना हुई पहली बार। तो ये सारे विपक्ष के लोग ही तो कह रहे थे जातिगत जनगणना कराओ। नहीं, विपक्ष तो कह रहा था, लेकिन सरकार पता नहीं शायद कैसे तोड़ मरोड़ के कैसे ये आंकड़े पेश करते। कुछ जरूरी तो है नहीं कि आंकड़ा भी सही आ जाए, सरकार के हाथ की बात है सब। आपको लग रहा है कि ये इसमें कुछ दांव पे चला जाएगा? जब आप ये कह रहे 100% आ जाए कोई जाति, नहीं, मैं ये कह रहा, अरे नौकरी जब आरक्षण आप देते हो तो 100 नौकरी में 27 पिछड़ों को दिया, 15 आपने शेड्यूल ट्राइब को दिया, अनुसूचित जनजाति को दिया, 7.5 आपने उसको दिया, 22.5 हो गया, एसटी को दिया, एससी को दिया, तो 49.5% हो गया। आपने कैप लगा दिया कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, 49.5% ये हो गया। तो 100 नौकरी निकल रही है तो 49, 49 रिजर्व है। लेकिन जब इतने ही जातियों का सामना आएगा और हर जाति रिजर्वेशन मांगेगी तो फिर उसका कैसे क्राइटेरिया फिक्स होगा? मोटे तौर पे लोग, हालांकि उनको ग्रुप्स में बांट करके किया जा सकता है, जैसे बैकवर्ड को रिजर्वेशन में बैकवर्ड की सारी जातियां आ जाती हैं। मेरे विचार से तो उसका ये वर्गीकरण करेंगे। हर जाति को जो है उसका परसेंटेज जो है अलग अलग निर्धारण करेंगे नई तरीके से, पिछले वाले आंकड़े को लेकर नहीं करेंगे। देखिए, मैं अपने कार्यक्रमों में पहले जब मैं ये कार्यक्रम करता था तो मैं किसी भी आदमी से चुनाव के दौरान पूछता था, ऐसे बातचीत करके, तो कभी जाति की बात मैं पूछ दूं या नाम पूछ दूं उससे तो लोग बड़ा ऐतराज करते थे कि ये राजीव रंजन अपने कार्यक्रम में जाति पूछता है या नाम पूछ के जात समझ जाता है। और अब सरकार का ही नुमाइंदा आएगा जातिगत जनगणना करने, तो आपसे पूछा जाए, जैसे मैं आपसे पूछूं आपका नाम? मेरा नाम तो जितेंद्र सिंह है। और आपकी जाति? जाति तो हिंदू हैं हम। ये तो धर्म हुआ। नहीं, जाट भी जो है हिंदू हैं। अच्छा, आप
यही तो गड़बड़ हो रही पहले से ही रंजन जी। 2013 में दंगा हुआ था, जाट मुस्लिम कर दिया उसे, जाट तो हिंदू है। यही तो दिक्कत आई यहाँ से, सब जाति अलग कर दी। तो जाटों और मुसलमानों में ही तो हुआ था उस समय तकरार, तनाव। जाट तो हिंदू है, आपने मेरे से जाति पूछ ली, मैं कहा सबसे पहला हम है हिंदू। तो धर्म हो गया। नहीं, धर्म नहीं है। अगर हिंदू केवल धर्म मानने तो गुज्जर, फिर गुज्जर अलग जाति कही जाएगी, तो जाट वर्षित मुसलमान में करना चाहिए था ना। हाँ? जाट वर्षित मुसलमान नहीं होना चाहिए था। ये तो जाति में बांटने का काम कर रहे। कायदे में चौधरी चरण सिंह की पहले से ही बात थी, वो जातिवाद में कभी विश्वास ही नहीं किया उन्होंने। वे तो किसान की बात करते थे हमेशा। ये तो जाति की बात बांट कर, तो यहाँ से आपस में मतभेद पैदा करने की बात करें। जाति की बात होनी नहीं चाहिए। अब जब जातिगत जनगणना होने लगी तो अब आप लोग कह रहे हो कि जाति की बात होनी नहीं चाहिए। जब सरकार कह रही थी, जब नहीं हो रही थी तो आप कह रहे थे ये सरकार डर रही, एक बार जातिगत जनगणना करा दे फिर इसे समझ में आ जा। नहीं, जब विपक्ष ने पहले मांग उठाई थी तब पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा था। अब पता नहीं क्या आगे चुनाव आ रहा हो सके, इसका कहीं ना कहीं लाभ लेने के मूड में हो। अरे चुनाव तो इस देश में हर 6 महीने पे होते ही रहे कहीं ना कहीं। फिलहाल आ रहा ना, फिर बंगाल उसमें आ रहा, आपका बिहार में। अरे बिहार में 6 महीने लग रहा अभी। नहीं, 6 महीने पहले हो जाने की तो पृष्ठभूमि तैयार। यहाँ तो किसान की बात करो आप। ये चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि, उन्होंने कभी जाति की बात करी नहीं, ना दंगे फिसाद की बात करी, हमेशा जोड़ने की बात करी। वे तोड़ने के में विश्वास ही नहीं रखे थे। देखो मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जब आए थे इधर तो उन्होंने जाटलैंड बोला था ना, जाटलैंड ही बोला इसको। सब लोग जाटलैंड बोलते थे और यहाँ पर जाटों का प्रभुत्व था। ये तो बीजेपी आई कि जाट साफ हो गए, एकदम कहीं जीत ही नहीं पा रहे एकजुट होके। खाली माइक पर हमारे शो में चाहे जितना बोलते रहे, मगर जब चुनावी नतीजा आए इधर साफ हो जा, बीजेपी जीत जा। उस समय का भावनात्मक रूप से जो है लोग फिसल गए थे। 14 में फिसले, 19 में फिसले, 24 में भी फिसले। नहीं, 24 में तो अब ठीक रहे। 24 में तो अब ठीक रहा रिजल्ट, ज़्यादा वो नहीं रहा। बिरादरी का प्रतिनिधित्व ज़्यादा संख्या में चौधरी चरण सिंह के प्रति उनका जो है वो रहे हमेशा लगाव, क्योंकि यहाँ से उन्होंने राजनीति की, देश के प्रधानमंत्री बने। आपका नाम क्या है भाई साहब? जी, मेरा नाम सोहनवीर सिंह है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूँ और जिस विषय पर आपने बातचीत शुरू की है, मुझे लगता है कि सभी दल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये इस तरह की देश में एक समस्या पैदा करते जा रहे। जातियों से तो हम लोगों को छुटकारा पा लेना चाहिए। होगा कभी? अब नहीं लगता, अब तो ऐसा चांस बना दिया। अब क्या कभी से नहीं हुआ जाति से जो छुटकारा? कब छुटकारा हुआ नहीं, लेकिन लिखाई पढ़ाई जैसे बढ़ी तो उम्मीद जगी थी कि जातियों से शायद हम लोग बाहर निकल जाएं। लेकिन एक ऐसा राजनीतिक माहौल देश में पक्ष विपक्ष सबने बना दिया कि अब लगता है कि जातियों का और दौर बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेंगे। जैसे जैसे जातियां निखरेंगी तो संघर्ष बढ़ेगा और लगता है कि जैसे रिजल्ट आएगा जातियों का तो सड़कों पे लोग उतरेंगे आरक्षण के लिए। अब जिसको 20% मिल रहा है वो 40 की मांग करेगा, 10 वाला 20 की मांग करेगा और फिर से खून खराबे होंगे। इससे राजनीतिक गोटियां बिछेंगी, कहीं भाजपा को लाभ होगा, कहीं मुलायम सिंह को लाभ होगा, कहीं कांग्रेस को लाभ होगा और जातियों में मुझे लगता है कि ये एक देश के लिए बड़ी समस्या पैदा होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा। इससे कोई किसी तरह का लाभ आम जन को होने वाला नहीं है। देश की अधिकांशतः पार्टियां, मुझे तो नहीं याद लगता है कि ऑन रिकॉर्ड किसी पार्टी ने कहा कि हम जातिगत जनगणना के विरोध में हैं। नहीं, सारी अब विरोधी विपक्षी कह रहे थे, हाँ बीजेपी वाले जरूर उनकी मांग पे कहते कि प्रधानमंत्री कहते हम इतनी जातियां, हम तो 4 ही जाति मानते। नितिन गडकरी कहते जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा मैं लात है। और योगी आदित्यनाथ भी कुछ कुछ ऐसी जातियों की बात करते रहते थे। लेकिन अब वही लोग सबसे आगे निकल के कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना करा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है देश के सारे राजनीतिक दल जातिगत जनगणना के समर्थन में। इसका मतलब कि ये ऐसी चीज है जिससे कि भारत की सामाजिक, आर्थिक और वो चीजें बहुत क्लियर हो सकती हैं। जी सर, देखिए राजनीति में कोई भी हो, भाजपा हो, दूसरे दल हो,
हर व्यक्ति लाभ उठाने की कोशिश करेगा। अब भाजपा को जैसे दिखाई दिया कि ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है और विपक्ष जो है सारा एकजुट होता जा रहा है इस पर जातीय जो हम गणना करेंगे, तो भाजपा को दिखाई दिया कहीं ऐसा ना हो कि ये समस्या या बड़ा मुद्दा बनकर खड़ा हो जाए, तो क्यों ना हम लोग भी इसी में कूद जाएं और इसके साथ हम इसका लाभ उठाएं और विपक्ष के हाथ से इस मुद्दे को छीन लिया जाए। पंडित जी, आपका क्या विचार है? स्वामी जी महाराज, आज तक इस देश में जितने भी सामाजिक आध्यात्मिक आंदोलन हुए हैं उन सब का एक ही आधार रहा, जाति विहीन समाज। और मेरे विचार से तो देश का बेड़ा गर्क करने के लिए ये एक और बम फेंका गया है। एक तरफ तो हम बात करते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग आते हैं कि जाति विहीन समाज हो। अगर शिक्षा की बात करूं, मैं शिक्षक रहा हूं, 5-5 मार्क्स वाले आरक्षण में 100 वाला रह जाता है, वो सुसाइड कर रहे हैं। आगे फिर एक समय ऐसा आएगा कि मेरी जाति के इतने आने हैं, बांट दी जाएगी। मान लिया जैसे आप ही बोल रहे थे कि 100 जाति आ जाएंगी, और जैसे कोई एक जाति है उसका 2% है, उसको 2 ही आदमी आएंगे, फिर कहे जाएंगे ये इसमें से इतने लाने हैं, जैसे अब चल रहा है। तो क्या होगा आने वाला भविष्य, मैं आपसे ही पूछता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अभी ये भविष्य के गर्त में है कि क्या क्या कैसे होगा, लेकिन जाति जनगणना जब होगी जातियों का पता तो चलेगा ही, साथ में सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि भी पता चलेगी। तो जो लोग सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर उन्नत कर गए हैं वो सिर्फ जाति के नाम पर रिजर्वेशन नहीं पा सकते, ये भी एक बात है जी। लेकिन उस जाति में वो जो गरीब है उसका क्या होगा? उसे मिलना चाहिए। तो फिर ये आर्थिक आधार क्यों नहीं ले रहे हैं? तो आर्थिक आधार पर इस समय रिजर्वेशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस में वही फर्जी बन के उन्हीं में ही चले जाते हैं। अभी आईएएस में पकड़े गए 2। एडमिशन कोई लेता है यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस में एक स्कूल में एडमिशन हुआ, वो रोता रह गया। तो समस्या ही आ रही है, मैं जो कहा आपसे कि एक तरफ तो जितने आध्यात्मिक सामाजिक आंदोलन होते हैं वे जाति विहीन समाज की बात करते हैं, जितनी हमारी क्रांतियों की बात आती है जाति विहीन की बात करते हैं। तो व्हाट इज दिस? एक बार, आपका नाम क्या? आचार्य कृष्ण। आप ब्राह्मण हैं? मैं कोई जाति नहीं मानता। अच्छा, मैं जाट हूँ, वैसे जाति में हाँ? जाति में जाट में पैदा हुआ हूँ। मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, जहाँ जाति और धर्म से ऊपर की बात है। धर्म आत्मा को तो इससे अलग करना चाहिए, लेकिन तब भी ये जो मंदिरों में पुजारी पुरोहित एक जाति विशेष के लोग रहते हैं, कहाँ तो रहते हैं? मैंने तो हरिजन भी देखे हैं। ये हम क्यों बांट रहे हैं? कितने रहते हैं? मान लिया कोई आ रहे हैं। अरे भाई, ये ऐसे मुसलमानों में देखिए मौलाना उलमा इमाम कितने रहते हैं, पंडित, तो बहुत सारी जातियों के लोग। मैं अभी गया था अंबेडकर हॉस्टल में, मैंने उनसे पूछा कि जब राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा, तो उन्होंने कहा हम वहाँ क्यों जाएं, क्यों हमें पुजारी कभी रखेंगे? तो ये जातियों कैसे मानेंगे आप? हिंदुस्तान में जाति तो एक सच्चाई मैं है। यही तो चाहता हूँ, अगर इस देश को तरक्की करनी है तो जाति विहीन समाज लाना होगा। ये जातियों में फिर बटेंगे, फिर आंदोलन होंगे। मान लिया मीणा है, वो जैसे अभी हुआ था आंदोलन कि हमारे इतने आने चाहिए, हमारे आईएएस इतने आने चाहिए। जो जाति 1% है उसका एक ही आएगा बस। तो जाति विहीन समाज तो तब होगा जब ये इस बहस बहुत लंबी पड़ जाएगी। लेकिन आप प्राकृतिक एक ही गांव में एक आदमी को 100 बीघे खेत और 100 लोगों को मिलाकर के 1 बीघा खेत नहीं रहेगा, और उसके बाद आप जाति विहीन तो और जाति के आधार पर है। क्या उनकी जमीन छीन ली जाएगी? नहीं, छीन नहीं जाएगी। ये व्यवस्था कैसे बनती तो चली? व्यवस्था चली, उन्होंने उस समय संघर्ष किया, जिनके पुरखे चले गए, शहीद हो गए, उन्हें कुछ उसके बदले में मिला होगा। या जिसकी जमीन है, जिसको आरक्षण मिल गया, जिसके पास नहीं है जी, वो तो ये सोचता है कि हम कैसे आगे बढ़े, हमारे पास तो खेत भी नहीं है, हमारे पास पढ़ने के लिए पैसा भी नहीं, तो हमें कब अवसर मिले? किसको नहीं दिया जा रहा अवसर? सारों को मिल रहा है। दिल्ली के अंदर मैं टीचर रहा हूँ, वहाँ पर सब सुविधाएं हैं, बल्कि जो माइनॉरिटीज़ हैं एक एक बच्चे को 10-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, और गरीब को नहीं मिलते जो और जाति का है। तो आप डिस्क्रिमिनेशन देखोगे तो कांप जाओगे। मैं तो इसको वहाँ देखा है ना पूरा पूरा। एक गरीब आदमी है तो अपनी फीस नहीं दे पा रहा है इंजीनियरिंग की, एक अमीर आईएएस का लड़का जिसको रिजर्वेशन है उसे सारा मिल रहा है। ये कितना बड़ा अन्याय है। चौधरी साहब, आपका क्या मानना है, जाटों का आरक्षण मिल पाएगा या जाटों का नुकसान हो जाएगा जातिगत जनगणना से? देखो, नुकसान तो किसी का नहीं हो, नुकसान तो उनका होगा जो कमजोर हैं, जिनकी संख्या कम है। और मेरे विचार से तो जाटों की संख्या कम है, तो हमें तो कोई खास लाभ तो है नहीं जाती है जनगणना पे। जाट जाति मेरे ख्याल में 2% होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 होगी पूरे देश में। हाँ जी, तो उससे भी कमी हो। हाँ, तो हमें तो कोई विशेष लाभ होगा नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ जाट, इतने बड़े देश में जाट है ही कहाँ? एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश
एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक हरियाणा में, एक पंजाब में और राजस्थान में। सबसे ज्यादा राजस्थान में है उसे। सबसे ज्यादा राजस्थान में, वहीं उनको आरक्षण भी मिला हो। ना किसी को लाभ भी होगा, किसी को नुकसान होगा। और आरक्षण का मसला तो जो डगमगावागा जी इनके होते हुई, क्यों आरक्षण तो सब मांगेंगे जी अपने हिसाब से, तो उसमें तो डगमगाहट आना जरूरी है। और वैसे उनके हित में है, जिनकी संख्या ज़्यादा है, जिनकी कम है उनके हित की बात है जी। ये जो सम्मिलित मामला किसी एक हिसाब से चला नहीं। तो आपको क्यों लगता है कि ये बीजेपी की सरकार ने ये फैसला किया? ना 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 ना, हमें ये बीजेपी की सरकार से कोई एतराज नहीं। वो तो फैसला कराया जो मौके पर गवर्नमेंट है उसने कराया। और विपक्ष का लंबे समय से ये प्रश्न था कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे, तो वो तो जो मौके पर सरकार होगी वही करेगी जो करेगी। हमें भी बीजेपी से या कोई दूसरी पार्टी से कोई बात नहीं। उनका आप बताइए, आप यंग हैं, नौजवान दिख रहे। मैं सारे लोगों से थोड़ी थोड़ी बात करता हूँ क्योंकि ज़्यादा संख्या में बैठे, शाम का वक्त है। तो हाँ, आप नौजवानों को क्या लगता है? देखिए, जो भी केंद्र सरकार ने किया तो ये गलत ही है। और ये विपक्ष मांग कर रही थी वो सही थी? नहीं, विपक्ष तो पता नहीं किस किस चीज़ की मांग करेगा, कहाँ तक करेंगे। अब आप एक बात बताइए, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात करें, ये बात करती है वसुधैव कुटुंबकम की, क्या ये वसुधैव कुटुंबकम रहेगा? ये अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी आप बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के समानता का अधिकार खत्म करने वाली ये जनगणना होगी। समानता के अधिकार को बढ़ावा देने वाली है? नहीं, बढ़ावा कैसे मिलेगा? आप एक बात बताइए, एक अलग अलग जाति के लोग जो आज के टाइम संगठित है, उनमें हीन भावना बनेगी? इसका मतलब क्या है? हीन भावना तो अभी भी है। नहीं, इतनी हीन भावना नहीं है जितनी तब बनेगी। तब इसलिए बनेगी भाई, ये इस जाति के तो इतने ज्यादा लोग हो गए हमारे शहर के अंदर, हमारे गांव के अंदर इतने ज्यादा लोग हो गए हैं, बहुत ज्यादा हीन भावना बनेगी। आप आरक्षण के तौर पे देखिए, या एक जो है आप जो है एक भाईचारे के रूप में देखिए, आप किसी भी चीज़ में देखिए। जैसे आपने स्वामी जी से अभी बात की है, उस चीज़ को मैं यही सोच रहा था कि आप क्रीमी लेयर क्यों नहीं हटाते हो? क्रीमी लेयर हटानी चाहिए। अगर आप क्रीमी लेयर के ऊपर इतना करना चाहिए, आपको जनगणना के आपको जो है जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ने लग रही है, आप उस पर कंट्रोल करने के लिए बात कीजिएगा। आप ऐसा काम क्यों करने लग रहे हो? अगर आज एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान के फेवर में भी कुछ लोग बात करते हैं, आप उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। ये आपको नहीं लगता कि भाई इतने ज़्यादा लोग जो है, अब उनकी जनगणना होगी जिस टाइम पर्टिकुलर जाति की, वो कितने लोग निकल के आएंगे? अरे जितने हैं उतने आएंगे, सबके आएंगे। नहीं है, लेकिन अभी चीज ये छुपी हुई है। अब हमारे जैसे आम जन को बिल्कुल ये नहीं पता था कि इतने लोग पाकिस्तान से आके आपके हिंदुस्तान में बसे हुए हैं। अब ये बम फटा तो हमने ये देखा कि भाई कितने लोग यहाँ पे शरण लिए हुए थे, हमें तो पता ही नहीं था। आम लोगों को कहाँ पता चलता है? आम लोगों को पता चलता है, मीडिया दिखा देती तो पता चलता है। अभी भी मीडिया के हिसाब से हमें पता चला कि इतने पाकिस्तानी लोग हमारे यहाँ पे शरण लिए हुए थे। तो मेरा तो मानना बिल्कुल यही है कि सरकार ने अगर ये डिसीजन लिया है तो बिल्कुल गलत लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आपके क्या विचार आ रहे हैं? देखो जी, जैसे अभी आई है, हमें तो इसमें हमारे जाटलैंड से जैसी बात कह रहे थे आप, हमें तो इससे नुकसान मालूम हो रहा है? हाँ लग रहा जी। क्यों? हमारी संख्या कम है जी, और जिनकी संख्या कम है उनका हिस्सेदारी कम है बस देश में। उनको कौन पूछेगा फिर? ये जाटलैंड जो करे, ये जाटलैंड तो खत्म ही हो जाएगी। या जैसे ही आपने बताया बाबा आ गया 14 में, हमारी तो खत्म ही हो जाएगी जाटलैंड तो जो है। ये कुछ तो उधर। अच्छा, एक बात बताओ, एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। हाँ जी, ये जब ओलंपिक हो देश में, जब ओलंपिक हो तो यही सिख और जाट यही मेडल लेके आए, यही एक मिनट यही तिरंगा लहराए जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल हो। वहाँ सीमा पे तो है यही लड़े हैं, जाटलैंड को लड़ा दे, सिख को लड़ा दे, और कौन सा वहाँ बनिया भी जाके वहाँ कोई लड़ो ना बाबूजी। जाटलैंड और सिखलैंड कह लगा, सिख रेजिमेंट को लड़ा दो वहाँ जब नहीं टूटा मोर्चा, और जाटलैंड को लड़ा दो। इनको ही तो मरना, जहाँ भी मरना। अरे मार्शल कौम है। अरे मार्शल कौम है जी, भी तो कह रहे हमारी संख्या कम रहेगी जी। मार्शल कौम तो है, पर इतनी कम हो गए हम कि इसका हमें नुकसान होगा जाति गणना से। नहीं सुनो, मैं कह रहा जब ओलंपिक हो, जब तो यही सिख यही जाट देश के लिए मेडल लाए, यही सब
जितने हॉकी टीम आए उसमें सब वही पहलवान, वही निशानेबाज, वही अभिनव बिंद्रा लेके आ। और ये हाँ, हर बस एक ही करेंगे ये काम। ये ओलंपिक में जो इंडिया की टीम जो है, ये भी आतंकवादी हैं, ये भी सारे ये जाति भी हमारी आतंकवादी है जी। ये सिख भी जात भी है, करते हैं कुछ भी तो कुछ नहीं करना, आगे तो कुछ करना नहीं, ये सुनो। कर दे जी। अरे मेरी बात नहीं सुन रहे आप। मैं ये कह रहा कि ये ओलंपिक में जब जाएं तो वो जाट सिख ही सबसे ज्यादा पदक लाए। तो जब ओलंपिक की इंडिया की टीम जातिगत जनगणना के बाद बने, फिर कह दे भाई खेलों में भी जाति के हिसाब से लोग जाएं। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही। खैर वो तो वहाँ तो नहीं जाते जाति के हिसाब से। नहीं, वहाँ नहीं जाते जी। वहाँ तो जाटलैंड को कहते हैं और सिखों को कहते हैं कि भाई ये वो तो अपनी कालिए से जाते। हाँ जी, जाते हैं जी भाई। इसमें तो कोई बात ही नहीं है जी। तो अब हमें तो ये नजर आ गया जी, इससे हमें नुकसान होगा व्यक्तिगत। हमारी जो जाटलैंड कह रहे हैं आप, हम हानि मान रहे हैं अपनी इससे। हाँ जी, आप क्या मान रहे हो? जाति जनगणना से तो नुकसान ही है जी, जाटों का। जाटों का नहीं जी, सबका ही है जी। ये तो सामाजिक जो समरसत्ता है वो भी खत्म होगी जी। तो फिर ये मांग क्यों कर रहे थे ये राहुल गांधी, ये अखिलेश यादव, ये सारे लोग? नेताओं को तो अपना काम है जी एक, वो तो जो है लड़ाने का, भिड़ाने का, समाज में विघटन पैदा करने का, तो वोट तभी तो वोट आएगी जी। ये भी तो हो जाए कि ये जैसे आप जाट बिरादरी से आप भी आते, तो यहाँ तो ज्यादा जाट ही। एक बात ये बताओ, ये भी तो हो जाए कि ये जो मुट्ठी भर जाट हैं वो इतने बड़े लोगों को दबा के रखते थे, जब उनकी जनसंख्या आए तो आप लोग का मामला थोड़ा डाउन हो जाए। संख्या तो बात दबा कर मैं जानू क्या दबा के रखा। दबा के कभी नहीं रखा, कभी नहीं रखा। ये तो खम्मा का एक बदनाम करने की चीज़ है। जाट का क्या रहा कि जाट तो जो है अपने के भी खिलाफ हो जाए अगर उसे कुछ गलत लगता हो। मेन चीज़ ये है और कुछ नहीं है। बाकी ये है कि इस कम्युनिटी ने पॉपुलेशन कंट्रोल का जो है उसे सही तरीके से फॉलो करा। देश में मेडल ये लावें, सेना में ये जाएँ, वो को कहाँ घटाओगे? अगर उस पर जातिगत पर जाएगा तो नुकसान होगा ना प्रतिभा का। इन्हें करना ही है तो सामाजिक पे, आर्थिक पे वे करें, गणना कर नहीं लें। तो अभी देखो, जातिगत जनगणना होने के नाम पर ये अभी से मान लेना कि सारे रिजर्वेशन, सारी चीजें जाति के आधार पर ही तय होंगी, ऐसा भी नहीं है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें सब पूछ, आपको मालूम है जनगणना में सब पूछा जाता है, आपके पास 4 व्हीलर है कि नहीं, आपके पास अपना मकान है कि नहीं, आपके पास सरकारी नौकरी है कि नहीं। तो ये सारे रिकॉर्ड जब आएंगे उसके हिसाब से फैसला होगा। तो लेकिन डिमांड तो बढ़ेगी ना इन चीज़ों की जी। हाँ जी, राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इसमें। और मैं जातिगत जनगणना की जहाँ तक बात है, मैं स्वामी जी के विचारों से 100% सहमत हूँ। लेकिन इसमें एक बात है, मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ। अगर मेरी बात आपके माध्यम से सरकार के नुमाइंदों तक पहुँचे, इस जनता की गाड़ी कमाई जो है, जो आरक्षण पर लुटाने की एक पृष्ठभूमि तैयार करी जा रही है भाई, सामाजिक, जहाँ तक मैं समझता हूँ जो विपक्ष है इन्होंने क्यों मांग करी है? मांग ये इसलिए करी, बीजेपी को गिराने का इनको कोई मजबूत सा हथियार इनको नहीं मिला था। इसके आधार पे ये इनकी, जहाँ तक मैं समझूँ मेरे विचार में, मतलब ये कमज़ोर जातियाँ उभर का होंगी, उनकी पॉपुलेशन उभर का होगी, वो कितने परसेंट हैं, कितने परसेंट हैं, उनके अंदर एक प्रोपगंडा उछाला जाएगा, आपकी हिस्सेदारी क्या है सरकार में। उससे क्या होगा? एक बवाल ही होगा। इसके दूरगामी परिणाम होंगे और ये इसका नुकसान ही होगा। इसका एक चीज़ तो ये होनी चाहिए, आरक्षण में ये जनता की कमाई है। जो लोग ये निर्धारित करते हैं भाई इसको इतना आरक्षण दे दो, इसको इतना दे दो, आर्थिक आधार पे दे दो, किसी भी आधार पे दे दो, आप कितना भी लुटा दो, उसमें वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो ये सबसे ये होनी चाहिए, पढ़ाई में पूरा आरक्षण कर दो, आप सिलेक्शन में आरक्षण को शून्य कर दो बिल्कुल। भाई आप जिसको कमज़ोर मानते हो उसको सब कुछ फैसिलिटी दो, लेकिन जहाँ सिलेक्शन की बात आ जाए वहाँ किसी को कोई आरक्षण होना नहीं चाहिए। जब 100% सुविधा पा के भी अगर कोई प्रतिभा अपना सिलेक्शन नहीं करवा पाती, नहीं आ पाती, और उसी के हाथ में कमान आप दे दोगे, बागडोर दे दोगे, तो उससे क्या भला हो जाने वाला है देश का? आप बताओ, आप क्या मानते हो? मेरे हिसाब से तो जी जाति जनगणना गलत है बिल्कुल, क्योंकि पिछले सामान्य गणना होती थी देश में 2011 के बाद नहीं हुई कभी भी। उसका क्या कारण रहा सर, जो अभी तक नहीं हो पाई? वो कोविड कहते हैं। नहीं, कोविड के से बाद में तो सब प्रक्रिया में है पूरे देश तो की। कोविड के बाद देखो 2022-23 से
कोविड-21 में जनगणना होनी थी, वो टल गई। फिर 22-23 से ये जातिगत जनगणना का मामला आ गया। बिहार से शुरू हुआ 22 में, 23 में वहां पे हुई, उसके आंकड़े आए। उसके बाद से राहुल गांधी कहने लगे, फिर कर्नाटक में, फिर तेलंगाना में। तो मुझे लग रहा है सरकार ने, मोदी सरकार ने या बीजेपी ने भी तय किया था कि जातिगत जनगणना कैसे कराई जाए, और इनकी मांगों पर विचार करते हुए इन्हीं के अस्त्रों से इन्हीं को कैसे परास्त किया जाए, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट 1-1.5-2 साल सोचने में लगा है। और उसके बाद उन्होंने फैसला कर दिया, लो जातिगत जनगणना। अब ये जॉइंट कराना चाह रहे हैं मतलब दोनों को। हाँ तो सर देखो, योग्यता जरूरी है मेरे हिसाब से। तो जाति जनगणना से क्या होगा, अयोग्य आदमी भी अपनी जनसंख्या के मतलब आधार पर, एवरेज पर योग्य सीट पर होगा कहीं ना कहीं। तो उस हिसाब से वही मांग करेंगे, वही सबका वो है फार्मूला। अगर कोई योग्य आदमी समाज में, योग्य जाति कोई 2%, 3% है, तो उसे तो 3% ही आरक्षण होगा, सीधी सी बात है। भले ही काबिलियत हाँ, 70% जो अनफिट आदमी होगा उसकी काबिलियत अगर 21% है कोई, तो उसे 21% आरक्षण होगा। एक बात बताइए आप, कोई भी बड़ा नेता या कोई बड़ा मंत्री, जब कोई एक आरक्षण से डॉक्टर है, एक सामान्य से है, मतलब अपनी काबिलियत पे है, किसी आरक्षित व्यक्ति से कोई ऑपरेशन कराने जाता है कभी? कोई डॉक्टर को ये पूछता है क्या कि आप आरक्षण से पढ़ के आए हो कि जनरल से पढ़ के आए हो? डॉक्टर तो डॉक्टर है। जो देखो यही बात है कि जब बीमार पड़ता है आदमी, तो वो ये देखता नहीं है कि डॉक्टर हिंदू है कि मुसलमान है कि SC है कि ST है कि बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है कि ब्राह्मण है कि राजपूत है। वो तो बढ़िया डॉक्टर देखता है। तो उसमें हाँ, तो उसमें ये एक लड़का, एक डॉक्टर 55% मेरिट क्रॉस करके भर्ती हो रखा है उसी सीट पे, एक को 75% मार्क्स मिल रहे हैं। अरे तो ये डॉक्टर तो बराबर है ना। लेकिन डॉक्टर तो अच्छा वो बने जो हाथ का अच्छा हो। ये थोड़ी नहीं पता चले कि कौन सा इसमें रिजर्वेशन वाला, कौन सा नहीं। क्यों, कोई बड़ा डॉक्टर को आप जानते हैं कि ये रिजर्वेशन से आया है कि बिना रिजर्वेशन से? जानते हैं, हमारे क्षेत्र में जानते हैं। हम उनके पास नहीं जाते क्योंकि वो अयोग्य है। अच्छा, आप अपने इलाके के जानते हैं ना। मैं कह रहा हूँ देश में जो बड़े डॉक्टर हैं, हाँ जी, उनको कौन पूछ रहा है कि वो रिजर्वेशन से आएंगे विदाउट रिजर्वेशन? ना कोई नहीं पूछ रहा है ना। वो तो बीमार होके जाता है। लेकिन फिर भी एक ये पूर्वाभास ही है कि जो डॉक्टर हम जानते हैं जिनके, उनके आधार पे हम जिन्हें नहीं जानते उनका भी अंतर्मनन कर लेते हैं। तो आप भी जाट हैं? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने क्षेत्र में, रंजन साहब। मेरा नाम जितेंद्र जैन है। अरे ये जैन तो सबसे कम है। सबसे कम है। मैं तो दरअसल आरक्षण और जातियां ये शिकार करती हैं। आरक्षण ने हमेशा शिकार किए शिक्षित, शिक्षा का और योग्यताओं का। तो मैं तो इसके पूर्णतः विरोध में हूँ। जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। पहले ही हमारा जनाधार बहुत कम है। सुरक्षा की भावना, हम जाटलैंड में रहते हैं तो और ज़्यादा असुरक्षित महसूस करेंगे हम। देखिए, जैनों की संख्या तो वैसे भी बहुत कम है। हाँ जी। एक चीज मैं आपसे कहता हूँ, मैं इतने देश भर में घूमता रहता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि धर्म के नाम पे, जैसे हिंदू विश्वविद्यालय या हिंदू विद्यालय, बौद्ध विद्यालय या बौद्ध इंटर कॉलेज या किसी भी धर्म में, या खालसा इंटर कॉलेज या खालसा, पूरे देश में सर्वाधिक इंटर कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस मैंने जो देखे हैं वो जैन इंटर कॉलेज, जैन डिग्री कॉलेज, SD जैन हॉस्टल, ये तमाम जगह। मैंने, आप बिहार में जाइए, आपको कई जिलों में इंटर कॉलेज सब जैनों के कॉलेज, और देश के अलग अलग इलाकों में। इवन मुलायम सिंह यादव भी जैनी इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे। तो जैनियों ने इस देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा योगदान दिया है। अब उनकी संख्या कम है। तो मैं किसी दिन बात कर रहा था तो कोई क्या जैनियों में भी जाते हैं? जैन जो शब्द है ये एक जीवन शैली है, जैन धर्म नहीं है। जैसे गंगा स्नान को जाते हैं हम, तो जैन होने के नाते क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? जो शांति एक हिंदू को मिलती है धार्मिक आधार पर, वही शांति मुझे भी मिलती है। इसलिए हम सनातन को की बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि हमें कौन फॉलो कर रहा है, जो अच्छा है हम उसे फॉलो करते हैं। और
भगवान महावीर स्वामी जी के प्रवचनों से, उनके उपदेशों से, उनकी देशना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सेवा भाव, अहिंसा, परमो धर्म, ये हमारे दिल में है और ये हमारे देखिए, व्यवहार में जैन धर्म मैंने पढ़ा है, वो हमारे वो सब व्यवहार में मुझे है। मालूम है, और जो अंदर है वही बाहर है, सेवा भाव। हीन, वो सब मुझे मालूम है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, दिगंबर, श्वेतांबर, राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र में योगदान सिर्फ सीमा प्रहरी तो करते ही हैं, लेकिन एक व्यापारी भी राष्ट्र की सेवा करता है। वो जो कह रहे थे कि हम ही बचा रहे हैं, नहीं, ये तो बिल्कुल, जाट और सिख यही हमेशा बिल्कुल कहते हैं कि सेवा खाली भाव हम है ही देश उनका। बचा उन्हीं रहे की वजह से व्यापार सुरक्षित रह पाता है। तो हमारा भी योगदान है इस देश में, भले ही हमारी हैं। जनसंख्या कम है। 100% है। ठीक है जी। हमारे सवाल से आप थोड़ा सा इतर हो गए, चूंकि मैं आपसे जैसे आया, मेरा नाम राजीव रंजन है, मैं सुनते हैं आपको। अच्छा, बहुत शुक्रिया। जब जातिगत जनगणना 6-8 महीने बाद जब भी होगी, तो मैं अगर जातिगत जनगणना करने आपके पास आया, मैंने आपसे पूछा आपका नाम, हाँ जी, जितेंद्र, आपकी उम्र, 55, आपका धर्म, प्रचलित रूप में तो जैन है, लेकिन जीवन शैली है वो, यदि उसे डीपली देखें नहीं उसको तो आपको बताना पड़ेगा, और जाति, जाति जैन है, न वैश्य है। वही तो जैनों में भी राजपूत हैं। देखो हमारे क्षेत्र में जो है जैनियों में राजपूत हुए हैं, जो गोत्र हैं, जैसे गुज्जर में कुछ गोत्र हैं, वो जैनियों में भी है। तो इस ज़्यादा डिटेल का तो मुझे पता नहीं हिस्ट्री का, लेकिन हमारे लेकिन जैनियों में आप वैश्य हैं। जैनियों में हम वैश्य से हम जैन हैं। हाँ, तो अब आपके शादी विवाह जैनियों में वैश्यों में ही होते हैं। वैश्य पूरा एक समूह है, उसमें से किन्होंने सनातन धर्म को फॉलो कर लिया, किसी ने जैन धर्म शैली अपना ली, जैन जीवन शैली अपना ली। तो उन दोनों में शादी होती है हाँ होती है, या जैन को ही मानने लेकिन वाले? मोस्ट लाइकली जैन में करते हैं, वो कम चांसेस है। लेकिन दोनों सभी एक दूसरे को मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, कोई विरोधाभास इसमें तो नहीं है। मान लीजिए जाति जनगणना जब होगी और आपसे पूछा जाएगा, तो उसमें आपको वैश्य कैटेगरी में माना जाएगा। हाँ जी, धर्म तो आपका जैन माना जाएगा, लेकिन जाति में आप वैश्य ट्रीट किए जाएंगे, है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो टेक्निकली यदि देखा जाए इसे, हाँ, तो इसमें सारे आप बताएं कुछ नए लोगों की इस पे क्या राय? जाति जनगणना से ज़्यादातर तो यही है समझ में आ रहा कि हमारे क्षेत्र को तो जो जाट क्षेत्र है ये, इसमें तो यही महसूस होता है कि भाई हमें तो कोई इतना बड़ा लाभ नहीं इसका। तो अभी तक कौन सा लाभ? हाँ, पहले भी लाभ नहीं था, अभी भी लाभ नहीं है, लेकिन ये है कि भाई चलो ठीक है, राजनीतिक लाभ है लोगों को। मैं ये कह रहा पहले जो जाट आरक्षण की मांग करते थे हरियाणा में, यहाँ वहाँ, इस जातिगत जनगणना आने से उनके आरक्षण की मांग को धक्का लगेगा क्या? हाँ लगेगा जी, धक्का लगेगा। धक्का तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दिया था। हाँ बिल्कुल दे दिया था। एरिया जाट तो भाई इतना परसेंटेज में कम है, इनको आरक्षण ज़्यादा दे, है भी, तो पैसे रुपए खेती बाड़ी सब में सब ठीक चीज़ है। हाँ सब चीज़ में ठीक है, संपन्न है एक तरह से ये कहा है। जाए। तो यही आधार तो हमको लगता है देश में दूसरे लोगों के लिए भी होगा, किसी भी जाति के हो, अगर वो संपन्न है तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, जो गरीब है, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति से कमजोर है, उन्हीं को तो मिलेगा। जी, ये एक पहलू है। वैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है लिखा हुआ, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, अभी ईडब्ल्यूएस जोड़ा गया है, तो उसमें फाइनेंशियली बैकवर्ड भी जोड़ा गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंस के ऊपर ही हम उसको तय कर सकते हैं, एजुकेशन के बेस पे, सोशल स्थिति के बेस पे इसको हम नापा जाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। जातिगत जनगणना वाले की तरफ पूछूं कि आपका धर्म हिंदू, जाति जाट। तो अब एक बात बताइए, आप ये मानते हैं कि इस जातिगत जनगणना से समाज का एक्सरे ठीक होगा और आने वाले दिनों में और सामाजिक न्याय की स्थापना होगी? देखिए, विपक्ष भी इसकी मांग कर रहा था, अब सरकार जो है जो उन्होंने भी इसको लाए हैं, तो इसमें मेन डिपेंड ये करता है कि नीयत कैसी है। अगर आप काम करना चाहते हैं, भलाई करना चाहते हैं, तो इससे हमें डेटा मिलेगा जो बहुत साल से हमें नहीं है। 2011 में भी कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, पर उसको उजागर नहीं किया गया था।
तो अभी तो हम पे बहुत पुराने डेटा हैं, तो अब रिसेंट जो हम पे कंडीशन है वो हमें पता लगेगी। तो क्या सुधार किया जा सकता है, किन को देना है, बढ़ाना है, नहीं देना है, जिनके पास अभी है उनकी क्या स्थिति है, उससे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या फल हमें मिला है, तो उस सब चीज़ों का हमें चीज़ें मिलेगी। देखिए, एक बात तो मानेंगे कि मंडल आयोग की सिफारिशें जब लागू की गई तो देश भर में उसका बहुत विरोध हुआ, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए, तमाम चीजें हुई। उस समय शुरुआती दौर में हुआ, लेकिन बाद के वर्षों में मंडल आयोग की वजह से समाज के एक तबके का जीवन स्तर बहुत ऊपर उठा। वो नौकरियों में, वो सामाजिक न्याय की दृष्टि से देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, राजनीतिक प्रभुत्व की दृष्टि से देखा जाए, हिस्सेदारी में देखा जाए, तो मंडल आयोग आने के बाद पिछड़ी जातियों में आमूलचूल परिवर्तन पिछले 25-30 वर्षों में आया। ये सबने महसूस किया। तो आपको ये लगता है कि जातिगत जनगणना के बाद अब समाज में जो लोग पीछे छूटे हुए हैं उनका फायदा होगा, या दरअसल जो लोग आगे हैं वही और आगे फायदा उठाएंगे? फ़ायदा तो इसमें सरकार का ही होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि उस डाटा को वो कैसे यूज़ करते हैं। भाई सुरक्षा की भावना भी बढ़ाई जा सकती है कि भाई इस जाति के लोग इतने हैं, इस जाति के लोग इतने हैं। अभी तो जैसे भाई साहब बता रहे थे कि किसी को नहीं पता कि कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने जैन हैं। क्या पता ऐसा हो सकता है कि कल पता चले कि इस जाति के तो इतने से लोग हैं क्षेत्र में, इस जाति के इतने लोग हैं, तो डर की भावना भी पैदा हो सकती है। या सरकार चाहे तो इसे जो है डेवलपमेंट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती है कि भाई अगर किसी क्षेत्र में मान लो जो है ये गैप बढ़ रहा है तो उसे कैसे कंट्रोल करा जाए, या चुनाव का मुद्दा बना के कि भाई इधर तो कैसे ज़्यादा रहते हैं, यहाँ ये जो है इलेक्शन में ये वाला कैंडिडेट खड़ा करा जाए, यहाँ मुसलमान है यहाँ ये खड़ा करा जाए। तो ये सरकार की नीयत के ऊपर डिसाइड करेगा कि वो इसे कैसे इस्तेमाल करिए। इससे फ़ायदा भी हो सकता है अगर नीयत सही हो। तो एक बात बताइए, जब तक विपक्ष कह रहे था जी कि जातिगत, मैंने पूरा गोल में सम्मेलन बना दिया, जब तक विपक्ष कह रहा था, जब तक कि जातिगत जनगणना कराने में डर रही बीजेपी, इनको तो होश फाख्ता हो गए, ये तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। एक बार जातिगत, और जब कराने का फैसला ले लिया तो हर आदमी के दिमाग में लग रहा है कि इनकी मंशा क्या है, इन्होंने हाँ कैसे कह दिया। ऐसा तो कुछ नहीं, सरकार ने भी कुछ न कुछ सोचा ही होगा। जब विपक्ष 1.5 साल से उसकी मांग कर रहा था तो सरकार ने भी कुछ अध्ययन किया ही होगा, तभी इस पर निर्णय लिया होगा। और हर चीज़ के दो पहलू हैं, उसका नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। जाति जनगणना से हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन किस स्टेज पर खड़ा है आज वर्तमान में। कुछ तो हमारी जातियाँ ऐसी हैं जो विलुप्त होने का कार पे हैं, कुछ ऐसी जो बढ़ रही हैं। तो कम से कम एक पिक्चर हमारे सामने से होगी कि हम कहाँ खड़े हैं, किस कंडीशन में हैं। तो सरकार जिस मतलब डाटा लेने के बाद उसे कैसे यूज करती है, लोकतंत्र है, उसे वोट के लिए यूज करती है या प्रोग्रेस के लिए यूज करती है, सब सरकार। आपको क्या लगता है, ये सरकारें वोट बैंक के लिए करती है कि प्रोग्रेस के लिए? नहीं, मेन तो पहला आजकल अगर निसंकोच होकर कहा जाए तो मेन तो उद्देश्य इनका वोट बैंक ही होता है। अगर यथार्थवादिता के हिसाब से चलते तो शायद अभी तक हर आदमी को आरक्षण मिल गया होता। जब एक बाप आरक्षण लेकर आईएएस बन गया तो शायद उसके बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। जब एक आईएएस हो गया ऑलरेडी या एक क्लर्क बन गया, नहीं तो क्रीमी तो ओबीसीज में है, नहीं जैसे एससी वगैरह में तो नहीं है शायद मेरे ख्याल से, तो वहाँ भी तो वो चीज़ लागू हो। तो जो बेचारे उनमें भी जो कुछ आगे वही आगे बढ़ते जा रहे, बाकी वहीं बेचारे जहाँ थे वहीं उसी हालत में है। तो जब तक इसका एक सही क्राइटेरिया ना क्लियर हो, दूसरा अभी इसका जातीय जनगणना का मेन प्रारूप क्या लेकर आएंगे, क्या इनका उद्देश्य होगा, क्या किस तरीके से उसे ये डिवाइड करेंगे, वो तो कुछ क्लियर है नहीं अभी कुछ। अच्छा, एक बात होता है, गांव देहात में जातिगत जनगणना को लेके ज्यादा चर्चा है, ये पहलगाम हमले को। अब तो वर्तमान में तो पहलगाम हमले को लेके है जी। अभी जातिगत आ नहीं रहा उतना चर्चा में। नहीं, अब जातिगत सोशल मीडिया के माध्यम से आ ही जाएगा बस। तो लोगों के समझ में क्या आ रहा है जातिगत जनगणना को लेकर? लोगों को समझ में तो पहले तो भाजपा की नीति नहीं समझ पाते लोग बाग कि भाजपा किस नीति से क्या कार्य करा रही, भाई कराने का मकसद क्या है। वही बात है, मैं भाई साहब की बात से सहमत हूँ कि जातिगत जनगणना कराने का उद्देश्य क्या है हमारा। भाजपा का एक राष्ट्रवाद भी चले और उसके साथ साथ जातिगत जनगणना भी चले, तो राष्ट्रवाद के साथ साथ जाति में बांटना, जातिगत भेदभाव और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये भाजपा का, भाई ये बात तो देखो, ईमानदारी के बात, ये भाजपा का तो मुद्दा था नहीं। ये तो राहुल गांधी, तेजस्वी, मुलायम, लालू, ये तो इतने साल शरद यादव, गोपीनाथ मुंडे, बैकवर्ड
पॉलिटिक्स करने वाले तमाम नेताओं ने समय समय पर इसकी बात की। अब फैसला ले लिया मोदी जी ने, तो कह रहे कि इनकी मंशा कुछ समझ ही नहीं आ रही, क्या कर रहे हैं। मोदी जी के सामने तो और भी मांगे रखी जा रही है बहुत ज्यादा। 15 साल मोदी जी के शासन को होने जा रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा सबसे पहले उठता आ रहा। अब वो भी आ जाए तो कहे कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ आ गया। एक पुरानी पेंशन का मुद्दा आज तक कब से उठता आ रहा। बनते ही पेंशन को लेके उन्होंने एक फैसला किया, नया पेंशन। 1 करोड़ कर्मचारी हैं, पेंशन नहीं, पेंशन के लिए नए एनपीएस के अलग एक ऑप्शन दिया। तो एनपीएस तो यूपीएस जो आया ना, ये एनपीएस से भी ज्यादा खराब है ये जो बदलाव किया। हाँ जी, आप बताइए। देखिए सर, मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार ने यदि कोई निर्णय लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। अगर वो अपनी सोच को थोड़ा सा जनता के सामने स्पष्ट कर दे। सरकारी ने विपक्ष भी बड़े लंबे समय से मांग करता रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर वो ये स्पष्ट कर दे कि क्यों होनी चाहिए तो लोगों को थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो कह तो रहे होनी इसलिए चाहिए कि समाज का एक एक्सरे सामने आएगा, किसकी कितनी और उसको उतनी भागीदारी है कि नहीं है। लेकिन एक ऐसा ये मामला है ना कि 14% यादव बिहार में है और बाकी बैकवर्डों की संख्या मिला दी जाए तो वो 50% से ज़्यादा है। तो फिर क्यों एक ही जाति का नेता सारे बैकवर्डों का नेता होगा, ये भी सवाल उठेगा। ये जो 17% 18% मुसलमान हैं, तो फिर इन मुसलमानों में सैयद शेख पठान ही ज़्यादा क्यों नेता होंगे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में होंगे, नीचे की जाति वाले लोगों को क्यों नहीं मिलेगा। और फिर हर जाति का नेता होगा तो वो फिर दूसरी जाति वाले को क्यों मानेगा, क्यों? ये सब भी तो आगे होगा कि नहीं होगा? जी जी, हो सकता है ये भी, लेकिन मेन चीज़ ये है भी सरकार का कार्य है पहले से ही हर 10 साल में जैसे जनगणना होती है तो एक डेटा एकत्र किया जाता है जातीय आधार पे जो किया गया है ये डेटा। तो ये सामाजिक आर्थिक शैक्षिक जो हमारी पृष्ठभूमि है समाज में, तो उसी को आधार मान के जैसे हम ये विश्लेषण करते हैं कि हमारी जो जातियां हैं या ये है वो तो उनका स्तर क्या है आज और कौन सी जाति पिछड़ी हुई है। ये चीज़ है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। यदि एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, वो सरकार पे निर्भर करेगा कि हम उस चीज़ को राजनीतिक रूप से देख रहे हैं या हम जनता के फायदे के लिए। आपको क्या, अच्छा एक बात बताइए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो आरक्षण मिला मंडल आयोग का, आप मानते नहीं है कि मंडल आयोग का आरक्षण मिलने के बाद बैकवर्ड्स की जो पिछड़े थे उनकी स्थिति में, उनके जीवन में, उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बहुत ज़्यादा बदलाव आया? आप मानते हैं कि नहीं? बदलाव आया, बिल्कुल बदलाव इसलिए आया ना क्योंकि जैसे मैं जाट का ही था, जाट का आरक्षण हुआ, अगर सेंटर में भी होता तो और आगे बढ़ते। लेकिन फिर भी हमारे जैसे आदमी मानते हैं कि आरक्षण होना नहीं चाहिए किसी का भी। योग्य पिछड़े लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? योग्यता के आधार पर जाइए। योग्यता हमें पढ़ने के लिए फीस ना हो, फिर या ये कहिए कि जिसकी लट्ठी उसी की भैंस, पहले से होता आया वही काम यहाँ हो जाएगा। वही जैसे अब ये हो रहा है, ये दे दिया कि भाई जाति जनगणना है, जो कुछ ये लिखवा देंगे वही हो जाएगा। 3 चीज है देश में, दुनिया में, यही हो शिक्षा चिकित्सा, ये तीनों चीज भ्रष्ट होगी। बताओ कुछ है देश में? रहा तो है कुछ है नहीं, बनु है, मुंह की भाषा है, हम कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, पर पढ़ा लिखा समाज होने के बाद भी भ्रष्ट हो गया। आप बताओ, जातिगत जनगणना क्या पक्ष में कि विपक्ष में? आप कुछ भी हो, होनी तो है विपक्ष में। आप विपक्ष में भी रहो, हो तो रही। करेंगे तो वे उनकी जबरदस्ती है। सरकार क्यों है? इस पे तो सारे और सरकार को कौन रोक रहा है? इस पे तो सारे राजनीतिक दल एक साथ हैं। नहीं, कहाँ एक साथ हैं? क्यों? आपके जयंत चौधरी विरोध कर रहे क्या? हाँ नहीं, जयंत चौधरी तो विरोध नहीं कर रहे, ये तो सरकार में है, सरकार करा रही है भैया। अब विपक्ष वाले भी तो कह रहे थे कराओ। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कराओ, लेकिन उन्हें कुछ अपना फायदा दिखता है उसके लिए करा रहे हैं ना। अच्छा, विपक्ष कहे अगर कि जातिगत जनगणना कराओ तो उसे फायदा नहीं, मोदी करे तो उसको फायदा। विपक्ष वाले तो मने भी कर लगे मत कराओ, विपक्ष वाले तो मने भी कर रहे हैं, आप देख मत कराओ। ये हम जाट हो गए, हम तो जाटू को देखेंगे, जाट 1.5% रह गया, वेनू कह रहे भाई जनगणना करवा लो, सबकी जनगणना होगी। जनगणना होने के बाद में सबको पता लग गया भाई कोई कितना है, हम 1.5% है, कोई हमें बता देगा। अगर उनसे कम है, ज्यादा है, उनसे कम कर देंगे, रहेंगे तो इतने ही, तो उसमें करके फायदा क्या होगा? सरकार को तो एक दूसरे में मतभेद करना। ये विपक्षी दल जो कह रहे थे आज तक करने के लिए, वो मतभेद नहीं करा। विपक्षी दल तो नहीं गया, मोदी को गिरवा दो, गिरवा दो विपक्षी, गिरा तो ना आज लो। आप बताओ। अपनी अपनी डपलीर, अपना अपना राग, हर कोई जैसे हमारा काम जो है किसानी का है,
आपका काम जो है आम जन की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का है, सरकार की आवाज़ आम जन तक पहुंचाने का है। तो ये तो सब दुकानदारी है जी। अब नेता है, नेताओं की दुकानदारी है। एक बार जो है सब अपने फायदे के सोचेंगे, जिसको जितनी जो है इसको जो है जाति में बांटेंगे, उसके बाद में फिर जो है अपना उसी हिसाब से इनकी नेतागिरी चालू हो जाएगी। दुकानदारी तो है सबकी। अब लास्ट आप बच गए, मैंने सबसे बात कर ली, अंतिम आप बताएं। हाँ, देखिए, जातिगत जनगणना जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम किस स्टेज पे हैं एजुकेशन के लेवल। आप सरकारी नौकरी में रहे कि नहीं? हाँ, मैं सरकारी नौकरी में रहा, मैं खंड शिक्षा अधिकारी रहा उत्तराखंड में। अच्छा, आपने जनगणना भी कराई होगी? नहीं, जनगणना तो हमने नहीं कराई। हमारे अंडर में जो प्राइमरी सेक्शन को उस काम में ज़्यादा लगाया जाता है। मैं सेकेंडरी में रहा पहले, और वहाँ से फिर अधिकारी वर्ग में आया, तो फिर उसका इंचार्ज ही रहते हैं। तो जनगणना बेसिक मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अब तो छोड़ चुके आप, ये ईमानदारी से ये डेटा इसके लिए जाते हैं कि इसमें भी हेरफेर हो जाती है जमीन पे? नहीं लिए जाते हैं, ईमानदारी से लिए जाते हैं। आदमियों की जनगणना में ईमानदारी से लिए जाते हैं, पशुओं की और बहुत सारी चीजें हैं, वे डेटा जो है वैसे भी भर दिए जाते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे फैक्टर हैं, निशान भी लगाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, उसमें उसके प्रूफ भी हैं, जैसे राशन कार्ड है उसमें एंट्री है पहले से, वोटर लिस्ट है उसमें भी एंट्री है। तो ये जनगणना जो इंसानों की होती है, इसमें हेराफेरी नहीं होती, ईमानदारी से होती है। ये देश के मास्टरों पर एक और बोझ आने वाला, जनगणना इन्हीं से कराई जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये तो कोई और रास्ता सरकार के पास भी नहीं है, इतनी मैन पावर तो है नहीं कि वे नए अपॉइंट कर लें इसके लिए। ये वो मैं कह रहा हूँ कि आज हमारी क्या स्टेज है। देखिए, कोई भी काम गलत नहीं होता है, उसके पीछे मंशा बार बार कुछ लोगों ने, जो नौजवानों ने खास तौर पे कही है कि उसकी मंशा क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि आप किस लिए करा रहे हैं। जैसे मंडल आयोग का था, रिजर्वेशन जब मंडल आयोग का आया तो उसमें हमने भी बढ़ चढ़ के विरोध किया उसका। उसके बाद में हमें जाटों को आरक्षण दिया गया यूपी में, तो उसके फायदे का पता लगा। लेकिन मुख्य रूप से जो राजनीतिक दल हैं, अब तो नहीं है यूपी में जाटों, नहीं है आरक्षण जाटों का, केंद्र का केंद्र वाला खत्म, केंद्र वाला खत्म हुआ। ये डिपेंड करता है कि केंद्र की नौकरियों में जो 9 राज्यों के लोगों को दिया था वो खत्म हो गया। हरियाणा में नहीं है आरक्षण, राजस्थान में 2 जिलों में है। तो ये डिपेंड इस बात पे करता है कि पॉलिटिकल लोगों की भी मैं इतनी बड़ी गलती नहीं मानता, वो भी उनके भी कुछ कंपल्शन होते हैं, उन्हें जीतना है। अगर कोई अच्छा ही काम करना है, अगर वो विपक्ष में बैठे रहे तो बोल सकते हैं केवल। अगर सरकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं, तो उसमें उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। सरकार को जनता भी मजबूर करती है कुछ कामों करने के लिए, जैसे जातिवाद। आप ये मानते हैं कि इसके परिणाम सकारात्मक होंगे? हाँ, अगर ये ठीक तरीके से लागू हुआ, और अभी मैं पूरा ड्राफ्ट इसका पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद बता सकता हूँ, लेकिन इसको अच्छा मानने के बाद ही डेटा हमारा देश की जो डेमोग्राफी टोपोग्राफी है उसके हिसाब से, कोई हम यूरोपियन कंट्री की तरह से तो है नहीं कि एक ही रेश है, एक ही जाति है, अलग अलग तरह के लोग हैं। यहाँ बहुत पुरानी व्यवस्था है जातियों की, सबसे पुरानी व्यवस्था है पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो यही है भी। और वो अभी तक है। अब देख रहे होंगे आप भी कि इंटरकास्ट मैरिज बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जो जितना विरोध खास तौर से जाटों में होता था पहले, इंटरकास्ट पे हत्याएं हो जाती थी, कत्ल कर दिए जाते थे, वो चीज़ें अब समाप्त हो गई हैं। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा, और एजुकेशन का स्तर बढ़ने के बाद में ये बात समझ में आएगी। बहुत बड़ी बात आपने कही, और इसी बात से मैं कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, जो इशारा किया, देश में अंतर जातीय विवाहों का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है, और पिछले 5-10 वर्षों में अमूमन से सजातीय शादियां जितनी हो रही हैं, उससे ज्यादा दूसरे जातियों में शादियां हो रही हैं। अगर आप सामाजिक तौर पर सक्रिय हैं तो आप देखते होंगे ये बदलाव बहुत तेज आया। इसकी वजह यह है कि देश में पढ़ाई लिखाई में लड़कियों को आगे बढ़ाने की वजह से, और लड़कियों के आत्मनिर्भर होने की वजह से, अब वो दिन गया जब दहेज के नाम पर अब गिने चुने पद और गिने चुने लोग हैं जो अब दहेज को की वजह से लड़कियों की शादी, नहीं तो अब लड़कियां खुद ही ये तय कर रही हैं
कि उनकी शादी कहाँ होगी। और अगर इसी तरह समाज में लड़कियां अपने आप को मजबूत करती रहीं तो जो काम हजारों साल में देश में ना हो सका, जातीय बंधन टूटने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया कहते थे कि हिंदुस्तान को जातीयता की जंजीरों से मुक्त करने का एक ही रास्ता है, वो है अंतर्जातीय विवाह। तो उस दिशा में समाज खुद ही अपने तरह से आगे बढ़ने लगा है। बहरहाल ये समाज के होते बदलाव सामाजिक जीवन को भी बहुत प्रभावित करते रहते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बागपत।